6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। रिटर्न होता है प्रैक्टिकल पे, आपको पता ही है 12 नंबर का रिटर्न होगा, जिसमें से आपको एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फुल एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 8 + 6 किसकी वेटेज है, या 6 + 6 भी हो सकता है। समटाइम्स कैश फ्लो में से बड़ा क्वेश्चन जो है ना थ्योरी एग्जाम में 6 नंबर का ही आता है। तो मान के चलो मिनिमम 12 नंबर का पेपर और मैक्सिमम 14 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, क्यों बनाते हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सबसे पहले सीधा वाइज पॉइंट लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीएफएस बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली कवर्ड अंडर AS3, AS means अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, which is last revised on in 1999। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नहीं वो हमारा ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 1999 में लास्ट रिवाइज हुआ था, लेटर ऑन इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए उसके बाद, आफ्टर 1999। सो एएस ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एएस क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें सारी अकाउंटिंग हमारी होती है। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 थे 1.5 साल पहले, नाउ टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 29, ठीक है। बिकॉज देखो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग भी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे अकाउंटिंग चेंज होगी, यहाँ अकाउंटिंग चेंज हो रही है, ठीक है। सो अकाउंटिंग के चेंज होने से या टाइम के चेंज होने से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब क्या है कि उनकी जरूरत खत्म हो चुकी है। जैसे कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 6 एंड वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज AS10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो था वो किसको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज डेप्रिसिएशन, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो था फिक्स्ड एसेट्स। तो गवर्नमेंट ने या जो लॉ बनाते हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम करते हैं, उन्होंने सोचा कि ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक हो सकती है। कैसे एक हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, फिक्स्ड एसेट्स पे, तो क्यों ना डेप्रिसिएशन को खत्म कर दिया जाए और इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो वही हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो खत्म कर दिया गया एंड नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। और वी कैन से कि ये अलग है, ये दोनों सिमिलर, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम होते रहते हैं टाइम बाय टाइम, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर रिवाइज हुआ था 1999। पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं है, पहले कैश फ्लो
देखो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस बड़ा सिंपल है। ठीक है कि कैश अकाउंट क्या है, सारी ट्रांजैक्शंस की समरी, सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की समरी। ये कैश नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनकी समरी होती है, सम अप कर देते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली द बाइफरकेशन ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। सो एक बात तो यहां से क्लियर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या कैश अकाउंट हो, दोनों में हम कैश नेचर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, उधार वाली ट्रांजेक्शन को नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बाइफरकेशन, ये वर्ड है। बाइफरकेशन मीन्स कैटेगराइजेशन। हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम भी आप सिर्फ ये समझो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है उनकी उनको कैटेगराइज करती है, अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नोट कर लो। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश ट्रांजेक्शन्स की बाइफरकेशन है। क्या है? कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो अब कौन सी कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमारे पास बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती हैं जिसमें सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनानी। ठीक है, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ activities which an organization need to be prepared, need to prepare, sorry। अब इसको लिखने से पहले तो सबसे पहले एक चीज और समझ लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैश फ्लो बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। पहला कि हमें ये पता चल जाता है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और कितना बाहर से लेते हैं। ठीक है ना? देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, हमारे पास 5 गाड़ी है, बड़ा घर है, ठीक है, एक लेविश लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो पांचों की पांचों गाड़ियां लोन पे हैं, घर भी लोन पे है। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते दैट यू आर लिविंग ए लेविश लाइफ ऑन योर ओन प्रॉफिट्स। आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ द इनकम से 80 to 90% इनकम जो है वो लोन्स के इंटरेस्ट और उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने में निकल जाती है। सो यू कैन नॉट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। मैं कहूंगा सबसे बुरी है इस कंडीशन में। लेकिन अगर आपकी कंपनी कंपनी के प्रॉफिट जो है ना वो क्वार्टरली आते हैं। अब कंपनी जो है, एक कंपनी से रिलायंस, वो अपना क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा रही है 3,000 करोड़ का, ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना पैसा, लोगों का पैसा लिया हुआ नहीं है, ठीक है, या बैंक से लोन ले लिया हुआ या शेयर नहीं इशू करे हुए, सारे का सारा पैसा मोस्टली अपना ही। तो ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट कंपनी इज इन अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमाउंट दैट बिलोंग्स टू द कंपनी, कंपनीज ओन फंड्स, मतलब कंपनी के रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है, कंपनी के कमाए हुए प्रॉफिट्स का हिस्सा। ठीक है, तो हमें ये पता चला। दूसरा, ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए टूल है। आप लोग चैप्टर पढ़ते हो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें आप लोग करते हो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। उसके अलावा 3 टूल और हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस, और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये मैनेजमेंट के लिए एक टूल है जो कि मैनेजमेंट को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वेयर इज कंपनी एक्चुअली स्टैंडिंग। ठीक है, कि जो भी पैसा हमारे पास है क्या वो लोगों का लिया हुआ तो नहीं, अपना ही है ना, अपना कमाया हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कंपनी के पास अपना पैसा, अपना प्रॉफिट कमाया हुआ होगा, ओनली दैट कंपनी कुछ वी कैन से कि वो कंपनी जो है फाइनेंशियली गुड, और उस कंपनी की कैश फ्लो। देखो एक और चीज बताता हूँ, जब भी कोई कंपनी अपने नया शेयर उतारती है ना मार्केट में, तो जो उस कंपनी के शेयर्स को एनालाइज करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो वो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करते हैं।
ठीक है, कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना पैसा ऑपरेटिंग से आ रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट हम खुद कमा रहे हैं, कितना मार्केट से उठा रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनी के पास अपने प्रॉफिट्स हैं, हम उनको बोलेंगे कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अपने प्रॉफिट्स हैं। लेकिन जो कंपनी सारे के सारे डिपेंडेंट ही मार्केट के ऊपर है, तो वो कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस होते हैं, बेसिकली टूल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट आता है कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एनालाइज कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर 3 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है फाइनल्स में, तो अकेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 नंबर की होगी। अगर फाइनल में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो अकेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 नंबर की होगी। सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम हियर कि इस एक्टिविटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब आधा चैप्टर जो है इस एक्टिविटी में कवर हो जाएगा, 60%। अगर आपको ये आ गई तो इसका मतलब आपके 4 नंबर पक्के। ठीक है, यही समझनी मुश्किल है, बाकी तो इजीली हो जाती है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बट ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस यू कैन नॉट गो फर्दर। ठीक है, अब इनके ओवरव्यू दे देता हूं, इनको स्टार्ट करेंगे कल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? देखो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, स्कूल चल रहा है ना ये हमारा, जितना भी खर्चा हो रहा है, लाइट चल रही है, चौक यूज हो रहे हैं, ठीक है, बोर्ड को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बोर्ड फिक्स एसेट है, इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, पंखे चलेंगे थोड़ी देर टाइम के बाद, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, ये सारे कौन से खर्चे हैं? ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप लोग फीस भर रहे हो, ठीक है, आपसे रेगुलर बेसिस पे फीस ली जा रही है, सो ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम हो। ठीक है, अब स्कूल के मालिक हैं, इन्होंने क्या किया, इसी रोड पे आगे जाके इनकी कोई जगह पड़ी थी, जमीन पड़ी थी, इन्होंने वो सेल कर दी। 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी, 3 करोड़ में सेल कर दी, तो वो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं। बिजनेस में जो ऑपरेटिंग खर्चे होंगे वो स्कूल से रिलेटेड, बिजनेस में जो इनकम्स होंगी वो स्कूल से रिलेटेड, जो कि आपकी रेगुलर फीसेज है, मंथली फीसेज। ठीक है, तो वो सारे का सारा हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग का मतलब यही होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने से हमारे पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये चैप्टर में हमने मेनली किसके ऊपर फोकस करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी ऐड होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस किए होते हैं। जबकि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स, दैट्स इट, नॉट अदर देन दीज टू टर्म्स। बट अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है तो ये समझ लो कि इसमें सारा कुछ ऐड हो चुका है और सारा कुछ लेस हो चुका है। हमने वो सारी चीजें जो ऐड हो चुकी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेस करेंगे, और जो चीजें लेस हो चुकी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उनको ऐड बैक करेंगे। सो ये बेसिक जो है, इस एक्टिविटी का फंडामेंटल जो है वो यही है कि हमने यहाँ पे सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एसेट्स को खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स को, नॉट करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, वो सारा कुछ इसमें आएगा। खरीदना पैसा जा रहा है आउटफ्लो, बेचना पैसा आ रहा है इनफ्लो, तो वो दोनों चीजें जो है इसी एक्टिविटी में इंक्लूड की जाएंगी। एसेट्स को खरीदना, एसेट्स को बेचना। अब कोई भी एसेट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म, लेकिन ठीक है, करंट एसेट कोई नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट। ठीक है जी, तीसरी एक्टिविटी हमारी रिलेटेड करती है, रिलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंस करना। अब एक बिजनेस को भी फाइनेंस की जरूरत होती है ना, तभी तो शेयर्स आते हैं मार्केट में। शेयर्स के थ्रू कंपनी क्या करती है? पैसा ले लेती है मार्केट से। तो पैसा जो है, फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस की बैकबोन है। तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड आइटम्स होंगी, जैसे
शेयर इशू करना, शेयर्स बायबैक करना, शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिडीम करना, बैंक से लोन लेना, बैंक को लोन रीपे करना, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट कर देना, वो सारा कुछ जो है वो किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल। सो वी कैन सिंपली और ब्रीफली से कि जो ये तीनों एक्टिविटीज हैं ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस को क्या करती हैं, कैटेगराइज करती हैं। जो ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वो ऑपरेटिंग में आएगी, जो ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग की है वो इन्वेस्टिंग में आएगी, जो फाइनेंसिंग की है वो फाइनेंसिंग। सो हियर फ्रॉम यू कैन एक चीज माइंड में क्लियर हो जाएगी कि कैश बुक को यहाँ पर रिलेट करके देखो और आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कैश फ्लो और कैश बुक में क्या डिफरेंस। कैश फ्लो में हम तीनों एक्टिविटीज में वही आइटम्स डालेंगे जो इनसे रिलेट करते हैं। हमने मशीनरी परचेज की, क्या उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाला? नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वो गलत हो जाएगी। हमारे पास जब उसके लिए घर है इन्वेस्टिंग का तो उसमें डालेंगे, उधर क्यों डालेंगे? ठीक है। कैश बुक में हम कुछ भी ध्यान देते ही नहीं है, उसमें तो जो कुछ आ रहा है सारा कुछ मिक्स करते जा रहे हैं। इसीलिए कैश बुक को क्या बोलते हैं? समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। सो ये बेसिक्स हैं, एक बार नोट कर लो, किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना।